बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहा हूँ उसको आपने टीवी पे, रेडियो पर, फिल्मों में और ड्रामों में बेशुमार मरतबा देखा है, पर आज ये इत्तेफाक है और ये हसीन इत्तेफाक है कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमने इस इत्तेफाक से फ़ायदा उठाया। फ़ौरन टीम कोशिश ने अप्रोच किया और मोहतरम ने हमें मुलाकात का वक्त दिया, टाइम दिया, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। मैं बात किस शख्सियत की कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम जनाब तलत इकबाल साहब की। तो फिर आए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सर, कितने अरसे बाद आप पाकिस्तान आए हैं और आने के बाद आप कहाँ रह रहे हैं, किस कंट्री से तशरीफ़ लाएँ? हाँ जी, मैं अमेरिका मूव हो गया था 1999 में। ठीक है। और उसके बाद से तकरीबन 20 बरस में अमेरिका में रहा और मेरा आना जाना नहीं हुआ पाकिस्तान, लेकिन अभी तकरीबन 1.5 बरस पहले जब मैं आया था तो मेरा ख्याल था कि मैं कुछ अर्से रुकूंगा, कुछ काम करूंगा। मैंने थोड़ा सा काम भी किया था कि हादसाती तौर पर मेरा बेटा एक कार के नीचे आ गया था और वो कुचलने की वजह से उसे बहुत चोटें लगी थी, फिर मुझे वापस जाना पड़ा। तो फिर मैं वापस चला गया अमेरिका और कुछ लगभग साल सवा साल में मुझे उसकी खिदमत करनी पड़ी, मुझे उसके साथ रहना पड़ा, उसकी लुक आफ्टर करनी पड़ी। उसकी माँ तो हयात नहीं है जो तो उसकी देखभाल करती, तो मैं उसको जब इस पोजीशन में ले आया या अल्लाह ताला ले आया तो अल्लाह ताला की करम से मैं उसको अच्छे माहौल में छोड़ कर आया हूँ और मेरा ख्याल है कि अब रफ्ता रफ्ता वो ठीक होना शुरू हुआ है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे सर, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोगों के दिलों में आपने जगह बनाई, बहुत काम किया, बेमिसाल काम किया। कैरियर का आगाज़ कब से किया था? कैरियर तो बहुत ही पुरानी बात है, 52 बरस हो गया तकरीबन। मैं 18 साल का था शायद। 52 बरस पहले आप 18 साल के थे? जी, अब मैं तकरीबन 70 बरस का हूँ माशाल्लाह। तो उस वक्त मैंने रेडियो के बज़्म तलबा से एक प्रोग्राम किया था, फिर बस यूँ ही किसी के साथ उबैदुल्लाह अलीम के साथ में गया था रेडियो पाकिस्तान और मेरा तकरीबन साल 2 साल का अर्सा ऐसे गुजरा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम तो नहीं कर सका, लेकिन ये कि मैं इस माहौल से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा। फिर बहरहाल माहौल ऐसा अच्छा नहीं था। अच्छे से मुराद मेरी ये है कि नए आने वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थे मामला। उस ज़माने में जो आर्टिस्ट थे वहाँ पर इस्टेब्लिश लोग जो थे वो नए आने वालों को मौका जगह नहीं देते, उनके लिए काट करते थे, मना करते थे और कोशिश करते थे। वो समझते थे कि शायद वही सबसे अच्छे आर्टिस्ट हैं। ठीक है। और उनके बाद जो नए आएंगे या तो वो उनकी जगह ले लेंगे, वो घबराते थे। और अगर कोई थोड़ा सा भी शक्ल सूरत में उनसे बेहतर होता था वो उनके लिए बड़ा नाखुशगवार सूरत हाल होती थी। और यूँ वो नए आने वालों को हिम्मत अफजाई करने के बजाय एक दूसरे से कह के और दूसरे मानों में चुगलियाँ लगा के उनकी बुराइयाँ खामखा कर करके, जिसे कहते हैं वो टांगे खींचने का अमल। जी हाँ, वो करते थे। और बड़े नाम, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। तो ये मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह नहीं कर रहा हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं सचमुच नहीं डरता। ठीक। और मैं फिर मैं तो एडजस्ट कर गया था, इसलिए कि मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने मुझे बनाया था तो मेरे लिए रास्ते पे खुद ब खुद हमवार करना शुरू कर दिए थे और मुझे कभी किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ी रेडियो के लिए, मैं अपने लिए किसी से सिफारिश करवाई ना, मुझे कोई कुछ ऐसा काम करना पड़ा जिसकी वजह से मुझे आगे आने का मौका मिलता। शायद मुझे शौक़ भी नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मुझे अदाकारी का कोई शौक़ नहीं था, बस वो मुझे मौका मिलता गया। मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, वो मौका मिलता गया, करते रहे। रेडियो पे भी ऐसे ही किया, अभी रेडियो पे ही था मैं तो अमेरिका से एक डायरेक्टर आया, वो था 1974 में। ठीक। स्टेज डायरेक्टर, वो स्टेज के कुछ अमेरिकन प्लेस लेकर आया था, अमेरिकन ड्रामे। उसने उनको यहाँ पर उर्दू में तर्जुमा करवाया था और फिर जॉन एले नाम था उसका, जॉन एले, और वो वाशिंगटन से आया था। ठीक। अमेरिकन कॉन्सुलेट ने उसकी यहाँ पर मेज़बानी की थी, फिर उसने कराची, हैदराबाद और लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर सब जगहों के लिए कुछ अमेरिकन प्लेस करने थे उर्दू में तर्जुमा करने के बाद। तो सलीम अहमद साहब मरहूम ने उसका तर्जुमा किया था और वो ड्रामे हमने अभी शुरू किए थे तकरीबन जनवरी या फरवरी के महीने में 1974 में। कुछ शोज़ हमने कराची में किए थे, अभी पहले ही शो हुआ था कराची में, टीवी वाले मेरे घर पर आ गए उसी रात को। अच्छा। मौसम नबी कोई सीरियल कर रहे थे साहिबान नाम की, तो वो
उनको ज़रूरत थी किसी अच्छे ऐसे आर्टिस्ट की जो, वो तो जाहिर है जो काम कर रहे थे उन्हीं को लेते ना। जी हाँ, जी हाँ। तो उन्हें मैं नज़र आया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दे दी। ज़बरदस्त। जब मुझे ऑफ़र दी, मेरी पहली किस्त चली तो धूम मच गई, वो लोगों ने बहुत पसंद की, और इतने कि मेरा नाम नोमी था उसमें, हर तरफ नोमी नोमी हो गया, और वो खूब ज़बरदस्त लोगों की पसंदीदगी का की वजह बनी। तो दूसरे दिन सुबह को लाहौर से फिल्म प्रोड्यूसर्स का फ़ोन आया मेरे पास। ठीक। फिर जिस दिन मेरी सीरियल चली है, जी जी, उस दिन टीवी पर भी रात को फ़ोन आ गया था, एक फिल्म बन रही थी अनोखी। मैं बहरहाल स्टेज की बात कर रहा था, तो वो जो जॉन एले था उसका ड्रामा, उसके लिए उसने तमाम आर्टिस्टों को मदऊ किया था। ठीक है। वो 400 के करीब लोग आर्टिस्ट उसने कराची में जो कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे बुलाया, मैं उनमें शामिल नहीं था। शायद मुझे पता ही नहीं था, मैं इतना शौकीन भी नहीं था कि मैं हर चीज़ में घुसता और पता करता। मैंने जब मुझे पता चला तो कि ऐसा हो रहा है, और वो अमेरिकन बहुत पैसे देगा, बड़ी अच्छी तनख्वाह है, और बड़े शोज़ के भी पैसे बहुत अच्छे देगा, तो 416 रुपये तोला सोना था। ठीक। और वो हज़ारों रुपये में तनख्वाह देने के लिए तैयार क्या था, दी थी उसने बाद में। तो मुझे बहुत लगे पैसे को हिसाब से, फिर मुझे बड़ा अपने ऊपर गुस्सा भी आया, थोड़ा सा तरस आया कि शायद मेरी सोशल ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं सब लोगों में घुलता मिलता और मुझे पता होता और मैं चला जाता वहाँ पर, तो शायद मेरा भी इंतखाब हो जाता। लकीली उसने किसी को भी मुंतखब नहीं किया, किसी को नहीं दिया था। अच्छा। फिर वो ऐसा हुआ कि जो 2 लोग उसने लिए थे, उन 2 लोगों ने मशवरा दिया कि एक बंदा है, नया लड़का आया है, और वो अभी रेडियो पे है, उसे कोई जानता नहीं, कुछ उसका काम नहीं है, आप देख लो, उससे रब्ता करो। तो जॉन एले ने मुझे उन लोगों से कहा मुझे ले के आए। वो एक दिन रात को मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा, शहरयार कुद्दूसी और फारूक अहमद खान नाम था उनका, दोनों बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। वो मुझे ले के गए वहाँ अमेरिकन एम्बेसी, तो नहीं कॉन्सुलेट, उस कॉन्सुलेट में उन्होंने मुझे उस जॉन एले से मिलवाया। जॉन एले ने मुझे देखा और देखकर मुझे सेलेक्ट कर लिया। ज़बरदस्त। उसने देखकर ही मुझे सेलेक्ट कर लिया, मुझसे कोई इंटरव्यू नहीं किया, मुझे कोई रिहर्सल उसकी जो स्क्रिप्ट वगैरह की रीडिंग नहीं कराई, और मैं इस तरह से उसके ड्रामे का हरदार बन गया। फिर हमने मेरे ख्याल 8 या 10 शोज़ हैदराबाद में भी किए। पहला शो हमने कराची में किया था, उसके बाद में उसी रात मैं टीवी के लिए मुंतखब कर लिया गया, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी जस्तजू के। बहरहाल तो ये शायद मई का महीना था 1974, जब मेरी पहली किस्त चली थी, और मैं पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया था, और फिर मुझे फिल्मों में ऑफ़र मिल गई, शबनम। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल आपसे शामिल करना चाहूँगा सर, कि हमारी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो ये बात बखूबी वाकिफ़ है, पर मैं चाहता हूँ जो हमारे जूनियर ऑडियंस है उसको भी ये बात बताओ, पहली फिल्म आपकी थी कौन सी? ये बताने जा रहा था मैं। शबनम उस वक्त की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी हीरोइन थी। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मुझे हीरो का रोल मिला था। वो मुझसे उम्र में भी बड़ी थी उस वक्त, और उस वक्त भी मैं उसके मुकाबले में बहुत छोटा था। मेरी दूसरी हीरोइन गुरी बानो थी, उसी फिल्म में 2 बीवियों का शौहर दिखाया था मुझे। अच्छा, ठीक है। और वो दोनों ही हीरोइन थी? और वो शबनम इनफैक्ट हीरोइन थी। ठीक है। और रोही बानो तो वो बेचारी जैसे गमज़दा सी बीवी होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। गाँव वाली। अच्छा, तो वो थी वो। और उस फिल्म में अच्छा बड़ा खूबसूरत रोल था मेरा, हो गया। अच्छा, फिर साथ साथ एक आगुर आंसू कनीज की कॉपी बनी थी, उसमें मैंने काम किया। इस दौरान में तहरीक जोर पकड़ गई, कौन सी, भुट्टो के खिलाफ, साहब के खिलाफ। ठीक है। और वो जो फिल्मों का बनने का रुझान था, वो क्लब्स वगैरह के सीन थे, वो सब एडिट करके काट के निकालना पड़े, कुछ फिल्मों के सीन्स ने हटाने पड़े, फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, और फिल्में बननी कम हो गई, बहुत कम हो गया फिल्में। जब किसी ज़माने में 700-800 फिल्में बना करती थी साल में, तो वो कम होके 40-50 इस पर ज़वाल पज़ीर हो गई फिल्म, ज़वाल पज़ीर हो गई, जो आज तक ज़वाल पज़ीर है। 40 बरस बाद की ज़वाल पज़ीर भी नहीं है, बल्कि उसका ज़वाल हो चुका। ठीक है। मगर सर अब तो काम दोबारा शुरू हुआ है, नए चेहरे भी आ गए हैं, नई इंडस्ट्री आ रही है, नए लोग आ रहे हैं। आपका क्या इरादा है, दोबारा पाकिस्तान में काम करने का इरादा है?
मेरा पहले भी कोई खास इरादा नहीं था जब मुझे काम को मौका मिला था। अब भी बस ये है कि मिल गया तो कर लेंगे, और भी काम आता भी तो नहीं है। अब रह रहे के इसमें वो जैसे कहते हैं ना, डुबकियाँ लगा लगा के तैरना आ गया। तो बस मुझे शौक़ तो कभी भी नहीं था अदाकारी करने का या अदाकार बनने का, तो और ना मेरा माहौल ऐसा था, ना रुझान था, और ना मैंने कभी कोशिश की उसके लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो आपने रेडियो पे, थिएटर में, ड्रामों में, फिल्मों में काम किया, पर अमेरिका में जहाँ आप मुकीम हैं वहाँ पे भी कोई थिएटर या कहीं कोई काम किया शोबिस के हवाले से? देखिए जी, बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी मेरे ख्याल से जब हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे ये टारगेट्स का तायन कर दिया जाता है। हमारी वो प्रायोरिटीज़ चेक की जाती, देखी जाती है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। उन प्रायोरिटीज़ पर चलते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ टारगेट्स पूरे करता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब मैं अमेरिका गया उससे पहले मुझे एक अल्लाह मियाँ की तरफ से टारगेट दे दिया गया। मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह से अचानक चले जाने का। तो मैं मेरे घर में अल्लाह मियाँ ने एक बच्ची भेजी जो जिसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो जो मैं यूँ कह दूँ स्पेशल चाहिए थी। पाकिस्तान में ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए कोई जिनके साथ कोई माजूरी होती है, कुदरती पैदाइशी, कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और उनको जो बहुत ही गरीब, बहुत ही बेचारे कमज़ोर माली हालात का के लोग होते हैं, वो उनको कहीं किसी यतीम खाने में या कहीं ऐसी जगह पर, ईदी सेंटर टाइप की जगह पर भेज देते हैं, या कोई बहुत होशियार होते हैं तो उनको कहीं सड़क पर बिठा कर उनसे भीख मंगवा लेते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये टारगेट दे दिया अल्लाह मियाँ ने, तो मैं मेरी ज़िंदगी का एक मोटो बन गया कि मुझे ये इसको मुकम्मल करना है किसी न किसी तरह से। मैं हिम्मत करके, कोशिश करके अपना सारा घर बार बेच बाज के अपनी चलती हुई अदाकारी छोड़कर, जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, पॉपुलर था, जिस रोज़ मैं अमेरिका जा रहा था उस दिन मैं रात को 12 बजे तक मैंने काम किया, 4 बजे मेरी फ़्लाइट थी, शूटिंग की थी। अच्छा, तो मुझे उसको ले जाना पड़ा। मैं लेके गया इलाज के लिए। सब कुछ जो मैंने किसी से हेल्प नहीं की, ना हुकूमत के आगे कहा, चीखा चिल्लाया, ना टीवी पे बैठ कर कहा, कुछ नहीं। अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी रखी थी, मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। मैं गया, मैंने जाके वहाँ हर तरह की नौकरियाँ की ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो मुमकिन था, जो मुझे मिलता था काम में करता था, ताकि मैं सरवाइव कर सकूँ। 20 साल आपने अमेरिका में गुजारे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की भी आपकी अच्छी खासी माशाल्लाह ज़िंदगी है। सर, कैसा है मयार ज़िंदगी अमेरिका में और पाकिस्तान में? यकीनन ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे देखने वालों को भी यह फ़र्क जो है ना वाज़ेह तौर से पता चले। देखें, एक शायर थे जॉन एलियट, बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक थे। तो जब वो ज़िंदगी में पहली मरतबा अमेरिका गए तो वापसी पर उनसे साथ उठने बैठने वाले दोस्तों ने पूछा, जॉन भाई कैसा लगा अमेरिका? हम लगे, यह जन्नत है। यह जन्नत है। यह जन्नत है। तो बस मेरा भी जवाब ये है कि यह जन्नत है। जन्नत। आप यकीन कीजिए, बड़ा ब्लेस्ड मुल्क है। अल्लाह ताला की इतनी इनायत हैं उस मुल्क पर कि मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं और किसी और मुल्क पर इतनी इनायत होंगी। आप देखें, हर तरह के मौसम आते हैं वहाँ पर। चारों मुख्तलिफ मौसम वक्फे से आते हैं। ठीक है। और दुनिया की हर चीज़ मैसर है, पैसा बेइंतहा है। उसकी कोई ना कोई सबब होगा, कोई ना कोई सबब होगा। सबब सिर्फ एक है कि लोगों में एहसास जिम्मेदारी है और लोगों में इंसानियत है, एहसास है। उसका सिला देता है अल्लाह ताला उनको। और मज़े की बात यह कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे पाकिस्तान में नहीं होते हैं, वहाँ जाकर हम लोग वैसे हो जाते हैं। अमेरिका हम उसूलों, यहाँ रूल्स को फॉलो करें न करें, अमेरिका में जाके हम अमेरिका जाके करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, सब कुछ, हर चीज़ पर अमल करते हैं और हर चीज़ का हिस्सा बनते हैं। ठीक है। इससे तो ये साबित हुआ नाज़रीन, मैंने सर की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि इंसानियत तो हम सबके अंदर मौजूद है, पर चूंकि हमारा निज़ाम ही इतना ख़राब हो गया है, सियासतदान ही कुछ ऐसे हैं कि हम भी कहते हैं बस ठीक है, भेड़ चाल जैसे चल रही है चलाते हैं। को आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, जो आपने कहा
कि सियासतदान फारिग चीज़ के मुर्द इल्ज़ाम सियासतदान में सिर्फ सियासतदान नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है। हम खुद भी हैं। हमारा निज़ाम अदल जो है वो बहुत ख़राब है। जिस दिन अदालत का निज़ाम ठीक हो जाएगा, जिस दिन वकील झूठी गवाही देना बंद कर देंगे, जिस दिन पुलिस वाले सही पक्का चोर पकड़ना शुरू कर देंगे और झूठे चोरों को छोड़ देंगे, जिस दिन सहाफ़त सही लिखना शुरू कर देंगे, ज़बरदस्त, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ ये सब कुछ होता है। सही मुजरिम पकड़ा जाता है, सही अदालत फैसला करती है, वन विंडो ऑपरेशन होता है, तो एक ही विंडो के ऊपर आपको हर चीज़ फराहम की जाती है, हर चीज़ मिलती है। मैं छोटा सा मिसाल पेश करूँगा। अभी अमेरिका में जब मेरी बीवी की डेथ हुई, तो जो मैंने वहाँ घर खरीदा था, उसमें बीवी का नाम भी था, मेरा भी नाम था। मैंने उसकी डेथ के बाद उसका नाम उसमें से निकलवाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी। मुझे एक डेट दे दी गई, मैं डेट और टाइम पे वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि कोर्ट नंबर 1 में आप चले जाइए, वहाँ जाएँ। मैं अंदर गया तो खाली, बिल्कुल न जज है, न कोई चपरासी, न कोई आवाज़ मारने वाला, न कोई वकील, कुछ भी नहीं। मैं अकेला वहाँ खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा, थोड़ा सा घबराया भी नए माहौल में। फिर मैं अभी सोचा था बैठ जाऊँ, बाहर निकलने लगा तो मुझे बाहर से अंदर आते हुए किसने कहा कि आप बैठें, इंतज़ार करें। मैं बैठ गया, वो वापस चला गया। थोड़ी देर में एक और शख्स अंदर आया पिछले दरवाजे से और आके जज की कुर्सी के पास खड़ा हो गया। उसने मेज़ पर पड़ी हुई चीज़ों को इधर उधर देखा ही किया, उसके बाद बैठा और चश्मा नीचे करके मेरे से कहने लगा, आर यू मिस्टर इकबाल? मैंने कहा जी यस आई एम। तो कहने लगा कि ओके, आई एम जज फॉर योर केस टुडे। ज़बरदस्त। और यूँ बैठ के तो देखते देखते कहने लगा ओके। मैं उठा था, खड़ा हो गया तो कहना sit down। मैं बैठ गया तो उठ के मेरे पास आया, खुद चलता हुआ मेरे पास आके ऐसी बराबर में कुर्सी पे बैठ और यूँ बैठ के उसने कहा ये कौन है? मैंने कहा ये मेरी बेटी है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी मर गई, ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये है, ये सब बच्चों का नाम काट के कहने लगा ये तुम मालिक हो इस घर के अब आज से। मैंने कहा ये मेरे बच्चे भी तो हैं, इनको शामिल रखना चाहता हूँ। नहीं, इन्होंने थोड़ी कमाया है, इनकी कमाई थोड़ी है ना, तुम्हारी बीवी की कमाई है, तुम्हारी कमाई थी, तुम्हारा है, तुम्हारे नाम रहेगा। तो उसने वो घर जो मेरा था वो मुझको दे दिया। उसके बाद मुझसे कहने लगा इसमें अमेंडमेंट करानी पड़ेगी क्योंकि काटा पीटी बहुत हो गई है। उठा, उसके कलर के पास चला गया खिड़की पर, खुद चला गया। हाँ, मुझसे कहना तुम भी आ जाओ जल्दी। व्यूअर्स आप देखें, ये एक जज का कैरेक्टर बता रहे हैं। जी सर, आप गुफ्तगू जारी रखें। वो मुझे ले जाकर वहाँ खड़ा हुआ, उसने क्लर्क से कहा कि इसकी टाइप करो अमेंडमेंट ऑर्डर और मैं इसको साइन कर दूंगा। तो जब तक उसने टाइप नहीं किया वो वहाँ खड़ा रहा। टाइप होने के बाद वहीं पे दिया, साइन किया, उसके बाद कहने लगा चलो ये तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। खुद इधर चला गया, मैं इधर आ गया। ये होता है, तो ये होता है अदल। और ऐसा इंसाफ पाकिस्तान में नहीं होता है। ऐसा इंसाफ पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए, ऐसा काम होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में भी आसानियाँ हो जाएं लोगों के लिए, पाकिस्तान में भी ईमानदारी आ जाए, पाकिस्तान में भी इंसाफ हो और पाकिस्तान में भी जुल्म ख़त्म हो जाए। जिस दिन जुल्म ख़त्म होगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, आपने देखा ये अदालती निज़ाम है, ये अदालत का तर्ज अमल है। यकीन जानिए कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि जूतियाँ घिस जाती हैं अगर किसी का कोर्ट कचहरी से पाला पड़ गया। तो ये हकीकत है कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, जो जुर्म आपने नहीं किया, सिर्फ ये बात साबित करने के लिए 25-30 साल लग जाते हैं। और अगर आपने अपना हक मांगने के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाई तो तौहीन अदालत का केस तो आपके ऊपर फिर दोबारा बनेगा ही बनेगा। यहाँ मेरे जहन में एक शेर आ गया, मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़र कर दूँ कि खुदा महफूज रखे सभी को इन 3 बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। मैं एक सवाल और शामिल करना चाहूँगा सर कि पाकिस्तान में भी आपने अदाकारी की है, अमेरिका में भी की है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करती है, अमेरिका में कितनी करती है, पाकिस्तानी ऑडियंस कितनी मोहब्बत देती है और अमेरिकी आवाम कितनी इज्जत देती है? थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कीजिए। ये तो माहौल पर है, हालात पर है। फिल्म लवर्स वाले इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ पे जाहिर है फिल्में देखने वाले होंगे। वो बाज़ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पे फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा ही। वो लोगों के पास से गुजर जाए तो सो व्हाट, ओह इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। वहाँ किसी पौधे की कोई अहमियत नहीं होती, आपके काम की अहमियत होती है, ये बात तो तय है।
और मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि बहुत ज़्यादा शोबाज किस्म का आदमी नहीं हूँ, मतलब जैसा हूँ अल्लाह ताला ने बनाया वैसे तो सबके सामने, लेकिन अननेसेसरीली अपने आप को ना मनवाने की कोशिश नहीं करता कि जो कुछ नहीं है वो भी, जैसे हमारे यहाँ से चंद एक अदाकार कभी जाते हैं तो वहाँ पे वो एक लेमोजीन किराए पे $50 पे एक लेमोजीन किराए पे मिलती है पूरे दिन के लिए, वो लेके तो उसमें बैठते हैं इस तरह के जैसे कि वो बहुत ही कोई तुर्रम खान है क्या पता नहीं क्या चीज़ है, किसी को परवाह भी नहीं होती है वहाँ। ऐसी जैनेटर भंगी हर दूसरे बंदे के पास लग्जरी गाड़ी, भंगी जो होता है उसके पास भी बड़ी अच्छी कार होती है। वही मैं कह रहा हूँ। तो कोई ये नहीं, तो यहाँ के वो बेचारे जो ज़हनी तौर पे पसमानदा लोग हैं ना, बहुत से अदाकारों को मैं जानता हूँ जो ऐसे हैं और जो ऐसा करते हैं, दिखाते हैं कि हम तो बड़े हैं, हमें कोई अमेरिका लाया है, आए हैं, तो वो सब फजूल बातें हैं। मेरा ख्याल है कि उन पर तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। और ये कि फ़र्क तो है, अमेरिका में बहुत पैसा है, पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं है, और जो पैसा है भी काम करने का तो वो प्रोड्यूसर्स, चैनल वाले और डायरेक्टर्स खा जाते हैं। आर्टिस्ट बेचारा रोता रहता है और किसी चैनल पे 2-2, 3-3, 4-4 महीने काम करता है, 8-8 महीने काम करता है, पैसे लेने जाता है, कहता है कल ले लेना, परसों ले लेना, फिर 1 महीना हो जाता है, फिर वो कोई सिफारिश लड़ाता है बेचारा तो उससे धमकियाँ देते हैं कि तुमने सिफारिश लड़ाई, हमारी बेइज्जती हो गई, ये हो गया, आप जाओ, नहीं दे रहे हैं। इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ पे लोग पैसा खा जाते हैं, चोर हैं। ये बेईमानी जब तक खत्म नहीं होगी पाकिस्तान में कभी तरक्की नहीं आ सकती। अच्छा, जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, कभी किसी ने अल्लाह न करे आपका पैसा खाया? मैं घुस जाता उसके अंदर। ये जवाब मेरा कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था मेरे साथ करने की ऐसी। तो मगर मेरा ये ख्याल है कि अगर कभी ऐसा हुआ भी होगा ना, तो किसी बिल्कुल ही अननोन आदमी से। दरअसल प्रोड्यूसर्स के पैसा बनाने के बहुत से दूसरे रास्ते थे। अच्छा, बहुत से रास्ते थे, बहुत से तरीके थे। वो आउटडोर में जो लंच का अरेंजमेंट होता था उसमें पैसे बनाते थे। आपको ले लिया, इनको ले लिया, उनको ले लिया, 4-5 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स खड़े कर दिए, उनके चेक बनवाए, वो खा गए। तो उस तरह से पैसे तो खाए जा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं। लोकेशन पे गए, किसी उसका किराया देना है, ये देना है, किसी को रक्षा वाले को बुला दिया कि दादा बात सुन आजा, तो ड्रामे में काम देंगे। ये बेगैरती आज भी हो रही है पाकिस्तान में। छोटे छोटे जो ड्रामे होते हैं ना, मुख्तलिफ वो जो सीरियल से अलग हटकर छोटे छोटे क्या कहूँ, जिनके ड्रामाई तश्कील करके दिखाते हैं, जिसमें उसमें क्या होता है, जैसे कोई हादसा हो जाता है उसको दोबारा वो किया जाता है। जी हाँ, उसमें किसी से अदाकारी करवानी होती है, उससे पैसे लेके करते हैं। अभी मुझे एक कसाई मिला, अच्छा, वो कह रहा था अरे भाई कहाँ हो तुम, तो यार मिलते ही नहीं, नजर ही नहीं आया, इतने दिन हो गए, देखो मैंने भी अदाकारी शुरू कर दी है। मैंने कैसे की भाई, पता है वो फलाने नहीं थे, वो उनके ड्रामे में मैंने काम किया। मैंने कैसे किया? उसे 14,000 रुपये कम पड़ रहे थे, उसने मुझसे बोले 14,000 रुपये थे, तुझे एक सीन दूंगा। उसने मुझे एसपी बना दिया, उसने एसपी बना दिया उसको। 14,000 रुपये लिए और एक सीन दे दिया, उसको एसपी बना दिया। फिर उसने मुझे सीन भी दिखाया। अच्छा, मैंने उसमें फ़ोन में था उसका सीन, तो मैंने सीन देखा तो मुझे यकीन भी आ गया कि वो जो कुछ भी कह रहा है ठीक है। तो ये तो पैसे बनाने का ये सारे सिलसिले अभी भी हो रहे हैं। ये सोचते लोगों को बेवकूफ़ है। दरअसल हमारे शौकीन बहुत हैं पाकिस्तान में ना। एक तो पूरा का पूरा पाकिस्तान अदाकार बनने के चक्कर में, पूरा का पूरा पाकिस्तान, ये 22 करोड़ जो है ना, ये सब अदाकारी करना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें, वो जाते ही बन जाते हैं अदाकार। कोई रेडियो शुरू कर देता है, कोई अखबार में लिखना शुरू कर देता है, कोई कहता है मैं वहाँ रेडियो पाकिस्तान में था, कोई कहता है मैं रेडियो पाकिस्तान पिंडी में था, मैं टीवी पे भी करता था, मैं कुछ नहीं करता था। वहाँ भी जाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, लेकिन बाहर एक दूसरे को भरमबाजी जरूर करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये तो खैर हकीकत है कि शौक़ की खातिर लोग पैसे खर्च करते हैं, और कहा भी ये जाता है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। इसी तरह की एक मिसाल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक डायरेक्टर साहब हैं, वो फिल्में बनाते हैं और वो उसमें भी जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर जितने भी लोग होते हैं, जहाँ कहीं लोग दिखाने होते हैं, उनसे पैसे लेके उन्हें खड़ा करते हैं कि मैं आपको अपनी फिल्म में ले रहा हूँ, आप फलाने सीन में नजर आएंगे, इतने पैसे आप अदा करें, इतनी फीस अदा करें। खैर, मैं एक सवाल और सर से शामिल करूँगा। सर, मुझे ये बताएं कि अब माशाल्लाह आपकी मामलात ज़िंदगी, अब आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पाकिस्तान में रहेंगे या वापस जाएंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान से तो आपको बताइए कि मैं वहाँ के माहौल का आदी भी हो गया। तो जो सहूलतें मुझे वहाँ पे मिलती हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ रहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज बना लें। गुस्सा आता रहता है हर बात पर। आप सड़क पर निकल जाएं तो ट्रैफिक की वजह से आप कभी कोई मोटरसाइकिल वाला, आप उल्टे हाथ की तरफ देखते हुए जाएं कि इधर से ट्रैफिक आ रहा है, तो आप सीधे हाथ की तरफ से भी 4 आदमी आ जाएंगे। तो वो जो रॉन्ग साइड वाला सिलसिला, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान
कभी राइट साइड पे नहीं आया। और रही बात ये कि कैसी गुजर रही है, तो यहाँ पर तो अच्छी गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा करना पड़ेगा, जब अच्छी हो जाएगी फिर अच्छी गुजरेगा करेगी, मेरी भी और आप सबकी भी। लेकिन ये कि अदरवाइज मैं ये समझता हूँ मेरी कुछ बेहतर हो गई है, मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा ठीक। हाँ, 5 साल से मैं अकेला था, बहुत से काम करने पड़ते थे, बहुत से ऐसे मामला थे जिसमें मुझे तवज्जो की ज़रूरत होती। जैसे एक दफ़ा रात को सुबह फजर के वक्त मैं नमाज़ पढ़ के और चाय बनाकर, खुद ही जाहिर है अकेला आदमी होता है, खुद ही बनाकर चाय बना के लाके मेज़ पे रखी और नमाज़ पढ़ के तो बराबर में मैं बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैंने चाय बराबर में रखी और सजदे में गया और वहीं पे बेहोश हो गया। मेरी शुगर इतनी लो हो गई थी कि मुझे पता नहीं चला, मैं बेहोश हो वहीं पड़ रहा 4 घंटे तक, वो चाय भी मुझ पे गिरी, मुझे पता नहीं चली। तो ऐसे जो सूरत हाल है, फिर मेरी बच्ची ने, वही जो माजूर थी, उसने देखा, उसने मुझे उठाया। फिर जब मैं नहीं उठा तो उसने फ़ौरन 911 कॉल करके पैरामेडिक्स बुलाए, वो जो एम्बुलेंस बुलाई, उन्होंने आके मुझे इंजेक्शन दिए और मुझे कहा कि तुम्हारी बच्ची थी तो शुक्र करो तुम बच गए, वरना थोड़ी देर और बेहोश रहते तो मर भी जाती, तो मर सकते थे। तो ऐसा 2 मरतबा मेरे साथ हुआ। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इंसान बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं और बहुत ज़माना शनास हैं माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बाप किसी चीज़ से खुश है, कोई उसकी ज़रूरत है, तो हम उसकी शासन करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे, हम उसका रास्ते आसान करेंगे, हम उसके लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। मेरे बच्चे सब जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, तो सब समझते हैं सब कुछ। उन्होंने, किसी ने उनसे ये भी कहा यार तुम्हारे बाप ने शादी कर ली, उन्होंने शट अप, हमारे बाप ने की है, हमें पता है, ये हमारा, हाँ हमें पता है, हमें कुछ बुरा करने की ज़रूरत नहीं करें, जो हमारे बाप करेगा सही है। तो वो भी शोबिज़ से हैं जो आप? नहीं, मेरी बड़ी बेटी ने काम किया था ड्रामा में, 5-6 सीरियल्स की। अच्छा। लेकिन अब तो अमेरिका में रहते हैं सब बच्चे मेरे। मुझे अभी वैसे ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि मेरे बच्चे दोबारा से टीवी पे काम करें। हालांकि अभी वहाँ एक स्टेज ड्रामा हुआ था, उसमें नौमान एजाज ने काम किया था, तो अच्छा। जो वहाँ पे प्रोड्यूसर था वो रेडियो चलाता है वहाँ पे, लोकल रेडियो, तो उसमें मेरी बेटी से रब्ता किया और नौमान के साथ उसने मेन लीड की। तो नौमान ने बल्कि वहाँ पर इंट्रोडक्शन भी कराया, मैं पाकिस्तान में था उन दिनों, कि जो सोनी है मेरी कलीग, मेरे साथ काम किया है, मेरे तो बच्चों की तरह, इसलिए कि इसके जो वालिद हैं मेरे उस्तादों में से हैं, मैंने जो सीखा है उनसे काम करते हुए। हालांकि ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा था, अच्छा खासा आर्टिस्ट है, अच्छा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, मुझसे क्या सीखेगा, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो बार बार उसकी बड़ाई थी कि उसने अपनी मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई की। और ऐसा ही एक दफ़ा रीमा वगैरह आए थे और हम लोग, इनको मैंने चाय पार्टी पे बुलाया था, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने यही कहा था कि उन्होंने, रीमा ने ख़ास तौर पर कहा था कि हमने आपको तो देख कर काम करना सीखा है। हालांकि कौन किसको देखता है, नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं। इज़्ज़त अफजाई बहरहाल उन्होंने बहुत की मेरी, इतने बड़े होने के बावजूद। मैंने तो काम छोड़ा हुआ था कितने अर्से से, लेकिन उन्होंने पहचान कर मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मेरे बारे में अच्छे अल्फाज कहे। मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ उनका, और मैं हर उस शख्स का शुक्रगुजार होता हूँ जो मेरे लिए थोड़ा सा भी अच्छा करता है या सोचता है, और मैं साथ साथ अल्लाह का भी कि उसने मेरे लिए इन सब के दिनों में अच्छा ही डाली। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल और शामिल करना चाहूँगा, और यकीनन हमारी ऑडियंस के जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान में, चाहे वो फिल्म से हो या टेलीविज़न से हो, कौन सा डायरेक्टर या कौन सा अदाकार आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे, अच्छा देखें, ये बात तो मुझे पता है कि आपको हीरोइनें नहीं, हीरोइनों को आप पसंद है, इसीलिए मैंने जो है वो डायरेक्टर और अदाकार की बात की है। अच्छा, तो डायरेक्टर्स, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया फिल्मों में, तो वो तो मैं सच्ची बात बताऊं, सब ऐसे ही थे ऐसे ही थे। और अदाकार भी बस मैंने तो जिनके साथ काम किया वो तो उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं। लेकिन मुझे पाकिस्तानी फिल्मों के, तमाम फिल्मों के, जब से बनी है, पाकिस्तान बना है, फिल्में बनी हैं, जो अदाकार में सचमुच अगर कोई हीरो पसंद आया तो वो संतोष कुमार था। अच्छा सर, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि नए अदाकारों के लिए बहैसियत सीनियर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरे ख्याल से जो नए आर्टिस्ट हैं सभी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी अदाकारी करते हैं। बस खुदा के वास्ते उर्दू का कला कमा नहीं किया करें, उर्दू का कला कमा करना छोड़ दें। और अगर किसी को अच्छी उर्दू बोलनी नहीं आती है तो ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का काम है कि उन्हें आसान उर्दू फराहम करें, उन्हें ऐसी उर्दू फराहम करें जो वो बोल सकें, या ये कि उनको समझाने के लिए कोई ऐसा शख्स हो जो उनके नो पर दुरुस्त कर सके, उनके ज़ेर ज़बर पेश सही कर सके। क्योंकि उर्दू अगर आपने तबाह करने की कोशिश की तो हम अपनी सकाफ़त को बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर ले जाएंगे। ठीक है, ये तो खैर हकीकत है। नए आने वालों के लिए जो मैसेज सर ने दिया है वो ज़बरदस्त है कि आप उर्दू का कलाकमा ना करें, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़बान है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। ये हकीकत है कि उर्दू बहुत खूबसूरत ज़बान है, इसको खूबसूरती से ही इसकी अदायगी की जाए। यहाँ सर मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और यहाँ मैं आपका अपना दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने यकीनी मसरूफ़ियात के बावजूद जो है वो हमें वक्त दिया है। नाज़रीन, आपने सर की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। इसीलिए लाइक तो ज़रूर बनता है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।